अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद अली है और हम पढ़ रहे हैं बिज़नेस मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 8.3 डिस्कस करेंगे, चैप्टर 8 का, जो कि है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फ्रैंक एस बर्डनिक की बुक का। चैप्टर का नाम वैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं बल्कि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है, लेकिन फाइनेंस के हेड में ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर आता है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है वो है एनविटी का। तो सबसे पहली बात यह है कि एनविटी कहते किसे हैं और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो बेसिकली एनविटी ऐसी एक पेमेंट को कहते हैं जो अनइंटरप्टेड हो और इक्वल हो, यानी कि सीरीज ऑफ इक्वल एंड अनइंटरप्टेड पेमेंट जो हमारी एक सीरीज़ हो। सबसे पहली बात यह है कि सीरीज़ होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए और अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। ये तीन अल्फाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई 10,000 रुपये की पेमेंट कर रहा हूँ 5 साल तक, ठीक है जी, फॉर 5 ईयर्स, तो ये एक एन्युटी कहलाएगी। क्यों एन्युटी कहलाएगी? क्योंकि एक सीरीज़ है, 5 साल तक चलती रहेगी और इक्वल पेमेंट है। ऐसा नहीं है कि आज इस साल जो है वो 10,000 पेमेंट कर रहा हूँ, अगले साल मुझे 12,000 की पेमेंट करनी है, उससे अगले साल 15,000, फिर उससे अगले साल 8,000। तो फिर वो सीरीज़ तो होगी लेकिन इक्वल नहीं होगी। और अनइंटरप्टेड भी नहीं होनी चाहिए। अनइंटरप्टेड का मतलब यूँ है कि 3 साल पेमेंट करके फिर 1 साल नहीं करनी, फिर उसके बाद 2 साल पेमेंट करनी है, फिर 2 साल नहीं करनी, फिर 4 साल पेमेंट करनी है, तब भी वो एनविटी के हेड में नहीं आएगा। यानी एनविटी के लिए ये तीनों शर्तें पूरी होना ज़रूरी है कि सीरीज़ में हो, इक्वल पेमेंट हो और अनइंटरप्टेड हो। तो बुक की जो डेफिनेशन है वो हम कह सकते हैं कि सीरीज़ ऑफ अ कांस्टेंट पेमेंट एट इक्वल इंटरवल्स फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो वही बात बन जाती है घुमा फिरा कर। फॉर एग्जांपल एक टाइमलाइन मैं बना लेता हूँ। जैसे कि सपोज़ एक ये टाइम पीरियड है, ये है टाइम ज़ीरो। टाइम ज़ीरो का मतलब होता है टुडे, और मुझे जो है 5 साल के लिए 10,000 की पेमेंट करनी है। तो 1 साल बाद 10,000 की पेमेंट करूँगा एट टाइम पीरियड 1, बल्कि मुझे 1 नीचे शो करना चाहिए, एट टाइम पीरियड 1 मैं पेमेंट करूँगा 10,000 की। इसी तरह दूसरे साल भी 10,000 की पेमेंट करूँगा, तीसरे साल भी 10,000 की पेमेंट करूँगा, चौथे साल भी। तो फ़िलहाल हम 4 साल की एग्जांपल ले लेते हैं 6 साल के बजाय। तो ये जो पेमेंट मैं 4 साल लगातार कर रहा हूँ इसे हम एन्युटी कहेंगे, क्योंकि ये सीरीज़ में है, इक्वल है, अनइंटरप्टेड है। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये मालूम करना है कि 4 साल बाद यानी चौथे साल इन तमाम फंड्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम एक आसान अपने समझने के लिए कहते हैं कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये जो पहली पेमेंट मैंने की है आज से 1 साल बाद जो करूँगा पहली पेमेंट, वो कितने साल तक इन्वेस्ट होगी? 1, 2, 3 साल इन्वेस्टमेंट होगी। तो इसका मतलब ये जो 10,000 है इसको 3 साल तक 1 + 0.1 पावर 3 3 साल तक इन्वेस्ट किया जा रहा है। और ये जो सेकंड पेमेंट मैंने की है ये 1, 2 साल तक इन्वेस्ट की जा रही है। तो 10,000 मैं यहाँ एरो बनाकर इनको शो कर देता हूँ कि कौन सी पेमेंट किस तरह इसको हम जो है वो कंपाउंड कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू निकालने को कंपाउंडिंग कहते हैं। ये 10,000 की पेमेंट 3 साल के लिए। ये वाली जो पेमेंट है ये कितने साल इन्वेस्ट होगी? 2 साल इन्वेस्ट होगी। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 10,000 इंटू 1 + 0.1 की पावर 2। और इसी तरह जो अगली 10,000 की पेमेंट है वो 1 साल के लिए इन्वेस्ट होगी, क्योंकि वो चौथे साल मिल रही है हमें। तो इसके लिए इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा अमाउंट के साथ, प्रिंसिपल के साथ, वो होगा 1 + 0.1 की पावर 1। और ये जो लास्ट मैंने चौथे साल 10,000 दिए होंगे इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आज ही देकर आज ही 10,000 मैं वापस ले रहा हूँ। मतलब प्रैक्टिकली देते नहीं है, लेकिन आमतौर पर जो बैचलर्स कमेटी यानी बीसी वगैरह हम रखते हैं उसमें भी आप देखते होंगे ऐसा ही होता है कि जिसकी बारी होती है उसके पेमेंट भी हम ये अज्यूम करते हैं कि वो देगा, लेकिन उसको ही पैसे वापस मिलने, तो इसलिए वो नहीं लेते, लेकिन कैलकुलेशन में शामिल ज़रूर करते हैं। तो खैर ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसका एक फार्मूला बनाते हैं हम। मुझे अगर 4 साल के लिए ये पेमेंट थी, इन 4 साल की टोटल वैल्यू कितनी बनेगी? इन चारों को ऐड कर लेंगे हम। यानी ये पहली वैल्यू 10,000, हम इसे कह देते हैं सम SN। कितने साल का है? ये 4 साल का सम है, तो S4 कह देते हैं। तो सम ऑफ 4 ईयर्स है 10,000 प्लस 10,000 इंटू 1 + 0.1 की पावर 1
प्लस 10,000 यानी ये भी हो गया, ये भी हो गया, और उसके बाद 10,000 इंटू 1 प्लस 0.1 की पावर 2, और इसी तरह थर्ड वन है यानी चौथी पेमेंट 10,000 इंटू 1 प्लस 0.1 की पावर 3। तो अगर आप गौर करेंगे 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की जा रही है और लास्ट हम कहाँ तक कंपाउंडिंग कर रहे हैं, 3 तक, क्योंकि ज़ाहिर है वो जो पहला वाला होगा यानी जो आखिरी वाली पेमेंट होगी उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, इसलिए उस पर कंपाउंडिंग फैक्टर कुछ भी नहीं लगेगा। तो ये है इस तरह, यानी जितनी भी पेमेंट हो उसके लिए, यानी अगर हम इसका एक जनरल फार्मूला बनाना चाहें तो यूँ कह सकते हैं कि अगर n ईयर्स का सम आपको निकालना हो तो आप फॉर एग्जांपल इसको हम r कह देते हैं, रेगुलर पेमेंट जो हमारी है तो इसको हम r कह देते हैं, और इस इंटरेस्ट रेट को हम i कह देते हैं। तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, r प्लस r इंटू 1 प्लस आई की पावर 1 प्लस r इंटू 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस r इंटू 1 प्लस आई की पावर 3, और ये चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, r इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। यानी देखिए यहाँ पर 4 साल था तो हमने यहाँ से 4 साल एक कम करके लिखा, यानी 4 है तो यहाँ 4 माइनस 1, तो इसलिए यहाँ पर अगर n है Sn के फॉर्मूले में, यहाँ पर n है तो यहाँ पर n माइनस 1 आएगा। इस इक्वेशन को हम वक्ती तौर पर नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह सपोज़ मैं इसी इक्वेशन को बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूँ 1 प्लस आई से। हम क्या कर रहे हैं, हम एक फार्मूला जनरेट कर रहे हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी का, यानी ये फ्यूचर में हमें कितने पैसे मिलेंगे n ईयर्स के बाद। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ बोथ साइड्स 1 प्लस आई से तो ये बनेगा 1 प्लस आई इंटू एस एन इज इक्वल टू, इन सब से 1 प्लस आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी r से जब 1 प्लस आई मल्टीप्लाई होगा तो r इंटू 1 प्लस आई बनेगा, और जब दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो r इंटू 1 प्लस आई पहले से है पावर 1, एक और मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1 प्लस आई की पावर 2 बन जाएगी, यानी सब में पावर 1 ऐड हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी 1 प्लस आई की पावर 3 एंड सो ऑन। और जो लास्ट में क्योंकि 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 थी, इसमें 1 प्लस हो जाएगा तो फिर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे और ये बनेगा r इंटू 1 प्लस आई की पावर n। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। चाहे तो यहीं पर इक्वेशन 2 नाम दे दें, चाहे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी 1 प्लस आई मल्टीप्लाई हो रही है वो मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है, सपोज़ इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 को, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 1 प्लस आई इंटू एस एन माइनस इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड है एस एन इज़ इक्वल टू, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, यानी r इंटू 1 प्लस आई प्लस r इंटू 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस सो ऑन टिल r इंटू 1 प्लस आई की पावर n। और ये माइनस हो रहे हैं, किन से माइनस हो रहे हैं, इनमें से क्या माइनस हो रहा है, जो इक्वेशन 1 है हमारी वो है r प्लस r इंटू 1 प्लस आई प्लस सो ऑन टिल r की पावर 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। स्क्रीन हो सकता है आपको पूरी नज़र ना आ रही हो, ये r हमने पूरी इक्वेशन जो लेफ्ट राइट हैंड साइड थी वो पूरी लिख दी। अब जब इनको हम माइनस करेंगे यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और तो 1 जब एस एन से मल्टीप्लाई होगा तो एस एन आ जाएगा, प्लस आई जब एस एन से मल्टीप्लाई होगा तो आई इंटू एस एन हो जाएगा, और माइनस एस एन इज़ इक्वल टू, अब अगर आप गौर करें ये सब माइनस हो रहे हैं, सब माइनस हो रहे थे, r इंटू 1 प्लस आई की पावर 1 है और यहाँ पर भी r इंटू 1 प्लस आई की पावर 1 है, लेकिन वो माइनस हो रही है, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पर एक r इंटू 1 प्लस आई की पावर n बचेगा, क्योंकि दूसरे वाले ब्रैकेट में n माइनस 1 तक है, यहाँ n तक है, तो इसे एक वैल्यू कम तक तो सारे माइनस हो जाएंगे, लेकिन ये बच जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर जो है हमारे पास माइनस r बचा होगा, तो इन सबको माइनस करने के बाद जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो होगा r इंटू 1 प्लस n 1 प्लस आई की पावर n, और माइनस दूसरे ब्रैकेट में सिर्फ r बचा होगा। इन दोनों में से अगर हम r कॉमन ले लें और यहाँ प्लस का sn और माइनस sn कैंसिल कर दें तो ये बनता है आई एस एन इज़ इक्वल टू r इंटू r, यहाँ हमने कॉमन ले लिया है तो 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, और अगर हम i को बोथ साइड डिवाइड कर दें यानी i को दूसरी तरफ डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनकर आता है वो आता है एस एन इज़ इक्वल टू r ब्रैकेट 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अब पूरे सबसे डिवाइड करेंगे, इन दो इस ब्रैकेट के नीचे लिखने एक ही बात है, डिवाइडेड बाय i। तो ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है, इस फॉर्मूले को कहा जाता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी,
यानी कि अगर आज आप फॉर एग्जांपल 10,000 पर मंथ 4 साल तक रखवाते हैं तो 4 साल बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे? अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आर की जगह 10,000, 4 साल के लिए एन की जगह 4, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 0.1। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके जो आपको सम मिलेगा वो बेसिकली एक एक वैल्यू को आप जो हम कंपाउंड करके जो आंसर लाएंगे उसके बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेरिवेशंस सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए बताई है, आप चाहें तो उसकी प्रैक्टिस कर लें, चाहें तो ना करें, लेकिन फॉर्मूला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ मैंने लिखा है। इसी फॉर्मूले को हम आगे की इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। तो मैं इस फॉर्मूले को बल्कि लिख लेता हूँ, टाइप कर लेता हूँ इक्वेशन फॉर्मेट में, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें बार बार यूज़ करना होगा, तो वो कॉपी कर लेता हूँ और बार बार पेस्ट करता रहूँगा मैं उसी को। एस एन इज़ इक्वल टू एस एन इज़ इक्वल टू आर, बल्कि एक फ्रैक्शन लेना पड़ेगा, और यहाँ न्यूमरेटर में हमारे पास आर और एक लार्ज ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई, तो हम इस ब्रैकेट को पावर में ले लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर पावर भी रखनी पड़ेगी। ब्रैकेट 1 प्लस आई और उसकी होल पावर हो जाएगी n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय i। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया है जो कि हम अगले इस एक्सरसाइज के तमाम सवालात में यूज़ करेंगे। और इसी फॉर्मूला को अगर आप जैसे कंपाउंडिंग अगर एनुअली नहीं है, मंथली है, क्वार्टरली है, तो जैसे हमने पिछली एक्सरसाइजेस में सीखा था कि हम इंटरेस्ट रेट को उसकी फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं और एन को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट रहेगा। तो इस फॉर्मूला को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सवालात शुरू करते हैं हम। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, A person wishes to deposit 5,000 per year in a saving account which earns interest of 8% per year compounded annually. Assume that the first deposit is made at the end of this current year. देखिए ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोला गया है कि assume that the first deposit is made at the end of this year. देखिए याद रखिए एन्युटी हमारे पास दो तरह की होती है, एक को कहते हैं हम ऑर्डिनरी एन्युटी, दूसरी होती है हमारे पास एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है कि आपने जो पेमेंट करनी है वो एक साल बाद यानी एक पीरियड के बाद करनी है। अगर मंथली पेमेंट है तो आज से पेमेंट नहीं करनी बल्कि एक महीने बाद से पेमेंट शुरू होगी और आखिरी पेमेंट भी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन एन्युटी ड्यू क्या होती है कि पेमेंट आपको आज से ही देनी पड़ेगी, यानी 10 साल की अगर फॉर एग्जांपल एन्युटी है तो आज भी एन्युटी देंगे आप और अगले 10 साल तक देते रहेंगे, लेकिन जब 10वां साल आएगा तब नहीं देंगे क्योंकि आपने शुरू में ही पैसे देना शुरू कर दिए। और एन्युटी जो ऑर्डिनरी होती है उसमें क्या होता है कि आप आज एन्युटी शुरू कर रहे हैं तो आज पैसे ना दें, आप एक साल बाद से पैसे देना शुरू करेंगे और आखिर में भी आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। तो ये जो हमने फॉर्मूला सीखा था अभी थोड़ी देर पहले वो ऑर्डिनरी एन्युटी का था। तो अगर इस बुक की हद तक जहाँ तक बात करें हम तो ऑर्डिनरी एन्युटी का ही फॉर्मूला यूज़ होगा, एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, लेकिन वो भी बहुत आसान होता है। आप पूरे फॉर्मूले के आखिर में 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन खैर हम सवालात की तरफ चलते हैं। तो अ पर्सन विशेस टू डिपॉजिट 5,000 पर ईयर, एक शख्स ने 5,000 रुपये पर ईयर डिपॉजिट करने हैं और कितने अरसे के लिए? इंटरेस्ट रेट है 8% कंपाउंडेड एनुअली और ये डिपॉजिट जो है हर साल के आखिर में करेगा। एडिशनल डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईच ईयर बताइए इसे कितना मिलेगा। टू व्हाट सम विल बी द इन्वेस्टमेंट ग्रो एट द टाइम ऑफ 10th डिपॉजिट, यानी 10 साल जब पूरे हो जाएंगे, 10वां डिपॉजिट जब देगा तो उसकी टोटल पेमेंट कितनी हो चुकी होगी, उन सब की फ्यूचर वैल्यू। तो पार्ट ए में ये पूछा जा रहा है और पार्ट बी में पूछा जा रहा है कि उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो पार्ट ए को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, इसमें अगर हम डेटा बनाएं तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं क्योंकि ये एन्युटी का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला हम पेस्ट करते हैं, ये फॉर्मूला है। इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि आर क्या है और आई क्या है और एन क्या है, ये 3 पैरामीटर्स हमें चाहिए होंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो रेगुलर पेमेंट है वो है 5,000 पर ईयर, 5,000 पर ईयर, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसे हम आई कहेंगे
वो है 8%, यानी 0.08 लिख दें या 8% लिख दें, एक ही बात है। कंपाउंडेड एनुअली है तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। और कितने सालों के लिए है, ये है 10th डिपॉजिट यानी 10 ईयर्स के लिए। और एन का मतलब इस फॉर्मूला में हमेशा नंबर ऑफ़ डिपॉजिट्स होता है। अगर एनुअल नहीं सेमी एनुअल हो और 10 साल के लिए हो तो हम एन की वैल्यू 20 लेंगे, क्योंकि 20 डिपॉजिट्स होते हैं। तो अब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं हम। एस एन यानी फ्यूचर वैल्यू सम ऑफ ऑल पेमेंट्स इज इक्वल टू, रेगुलर पेमेंट है 5000 ब्रैकेट 1 प्लस 0.08, पावर हमारे पास हो जाएगी 10 क्योंकि 10 पेमेंट्स हैं, माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय आई यानी कि 0.08। ये जो पोर्शन है हमारे पास जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे हम एन्युटी फैक्टर भी कहते हैं। आपकी बुक में लास्ट में एन्युटी का टेबल लाजमी दिया होगा, तो इसमें ये जो ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करके, हाईलाइटेड एरिया को पूरा सॉल्व करके जो आंसर हमें मिलेगा, ये आपको एन्युटी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी के टेबल में आप n में 10 ढूंढेंगे और i में 0.08 ढूंढेंगे तो आपको ये पूरे ब्रैकेट का आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली या रियल लाइफ में काम कर रहे हो तो मैं आपको टेबल यूज़ करना बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि टेबल में राउंडेड वैल्यूज़ होती हैं। आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि हमारे पास अभी साइंटिफिक कैलकुलेटर्स काफ़ी पावरफुल हैं, तो टेबल की हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको पूरा भी हम एक साथ स्क्रीन पे लिख सकते हैं। 5000 मल्टीप्लाई, एक फ्रैक्शन ले लेता हूँ और यहाँ एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ। 1 प्लस 0.08 बनता है 1.08 और उसकी पावर है हमारे पास 10 माइनस, थोड़ा आगे एरो करके हमें -1 करना पड़ेगा, -1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय आई यानी कि 0.08। तो आंसर हमारे पास आता है 72432.81 डॉलर्स। अब पार्ट बी में ये पूछा गया है, ये तो हमने सिर्फ पार्ट ए का आंसर किया है कि आपको जो है फ्यूचर में कितने पैसे मिलेंगे। 72,432.81 डॉलर्स आपको मिलेंगे अगर आप 5,000 रुपये पर ईयर 10 साल तक 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जमा करवाते जाएं। 5,000 रुपये पर ईयर, हर साल 5,000 देना है। तो पार्ट बी में पूछा गया कि हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्नड, कि इस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। तो देखें, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपने कितनी पेमेंट दी और आपको कितने पैसे उसके रिटर्न में मिल रहे हैं। तो आपने कितनी पेमेंट की है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आपने जितने भी डिपॉजिट करवाए हैं माइनस आपको जितनी भी आखिर में पेमेंट मिल रही है। तो आपने कितने डिपॉजिट करवाएं, आपने 5,000 रुपये पर ईयर 10 साल तक डिपॉजिट करवाएं और आपको पेमेंट कितनी मिल रही है 72,432.81 की। तो 5,000 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ाहिर है 50,000 रुपये बनते हैं। और इस 50,000 से जब आप 72,432.8 को माइनस करेंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 22,432.8 आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। पार्ट बी इंटरेस्ट। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, इसी तरह अगर हम जाएं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारा आंसर है सम ऑफ पेमेंट का और ये है इंटरेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया अ कंपनी वांट्स टू डिपॉजिट 500,000 पर ईयर। ठीक है, तो ये पर ईयर की पेमेंट आ गई, यानी इसको रेगुलर पेमेंट आर से, जब भी पर ईयर पर मंथ ये आपको पर का वर्ड नज़र आ जाए इसका मतलब ये एन्युटी की पेमेंट है, ये आर की वैल्यू है। तो कंपनी जो है वो 500,000 पर ईयर जमा करवाना चाह रही हैं। इंटरेस्ट रेट है 10% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली और फर्स्ट डिपॉजिट साल के आखिर में किया जा रहा है। तो बताइए 10th डिपॉजिट पर ये अमाउंट क्या बनेगा, और सेकंड पार्ट में पूछा गया है कितना इंटरेस्ट कमा जाएगा। तो बिल्कुल सेम सवाल है हमारे पास, फिर भी हम इसको कर लेते हैं क्योंकि अभी हमने बिल्कुल सवाल सीखना शुरू किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास एन्युटी का ये रहा और आर का मतलब है आप कितनी एनुअल पेमेंट कर रहे हैं। एस
एन के बजाय मुझे अब S10 लिखना चाहिए, क्योंकि ये 10 ईयर्स की पेमेंट है। पहले भी मुझे S10 लिखना चाहिए था। और आर आप कितनी कर रहे हैं, 5, यानी रेगुलर पेमेंट आप कर रहे हैं 500,000 पर ईयर, और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 10% ही दिया हुआ था सवाल में, और ये थी 10 ईयर्स के लिए पेमेंट, -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये अज्यूम किया जाएगा कि पहले 5 लाख इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर पूरे आंसर से -1 हो रहा है, बोर्ड मास का रूल फॉलो हो जाएगा फिर, और 0.1। क्या डेटा सही है, हम एक बार मैच कर लेते हैं दोबारा से। 500,000 10% पर ईयर 10th डिपॉजिट, बिल्कुल सही। अब इसको जब हम पूरा सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे, बस ये इसे मैं एडिट कर लेता हूँ कैलकुलेटर में। 0.08 को मैं 0.1 कर देता हूँ यहाँ पर, और इसी तरह यहाँ भी मैं 0.1 कर देता हूँ, यानी 1.1, 1 प्लस 0.1 इज़ 1.1, और इसे 500,000 दो ज़ीरोज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो आंसर आया 7,968,712.301। यहाँ लिख देता हूँ मैं आंसर 7,968,712.301। अच्छा, उसके बाद ये तो हम करेंगे पेमेंट, मीन्स हमें कितनी पेमेंट मिलेगी फ्यूचर में, 500,000 अगर हम 5 लाख रुपए हर साल पेमेंट करें 10 साल तक। अब पार्ट बी में पूछा गया कितना इंटरेस्ट अर्न होगा, तो ये था हमारा पार्ट ए का आंसर। पार्ट बी के आंसर में इंटरेस्ट के लिए आपको भी फॉर्मूला बताया कि आपको जितने पैसे मिल रहे हैं 10 साल बाद, 7,968,712.301, ये पैसे आपको मिल रहे हैं, और आप पैसे अदा कितने कर रहे हैं, 500,000 दे रहे हैं 10 साल के लिए, 10 साल तक, 10 साल के लिए नहीं बल्कि 10 साल तक हर साल 500,000 दे रहे हैं, तो आपकी टोटल पेमेंट आ जाएगी, यानी 5 मिलियन बन जाएगी। तो 5 मिलियन से अगर 7.968 मिलियन माइनस करते हैं, तो ये तो सिंपल है, बगैर कैलकुलेटर भी कर सकते हैं हम, 296,8,712.301, यानी 2.96 मिलियन हमें इंटरेस्ट मिलेगा। उम्मीद है ये दोनों सवाल आपको समझ आ गए होंगे, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर थे ये। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, अ मदर विशेस टू सेट अप a saving account for her son's education. She plans on investing $750 when her son is 6 month old. इसका मतलब ये है कि जब उसका बेटा 6 मंथ का हो जाएगा, मीन्स वो पेमेंट 0 पर शुरू नहीं करेगी बल्कि 0.5 ईयर्स पे शुरू करेगी, और हर 6 महीने बाद वो पेमेंट करती रहेगी। 1.5 फिर 2, ये ईयर्स हैं, टाइम इन ईयर्स में लिख रहा हूँ। और ये कहा गया कि हर 6 महीने बाद वो करती रहेगी पेमेंट। इंटरेस्ट 8% पर ईयर है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। व्हाट अमाउंट विल द अकाउंट ग्रो बाय द टाइम ऑफ हर सन्स 18th बर्थडे, मीन्स जब 18 साल का हो जाएगा तो कितनी अमाउंट हो जाएगी। तो हर 6 महीने में पेमेंट की जा रही है, तो अंडरस्टूड है 18 साल का होगा तो ये 36 पेमेंट्स हो जाएंगी। यानी दूसरे अल्फाज में ये पूरा पूछा जा रहा है कि अगर $750 पर 6 मंथ, हर 6 महीने बाद पर 6 मंथ अगर डिपॉजिट किए जाएं फॉर 18 ईयर्स, तो उनकी क्या फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर ईयर, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ये बात याद रखिएगा, जो भी पेमेंट की फ्रीक्वेंसी होती है और इंटरेस्ट रेट की फ्रीक्वेंसी भी वही दी जाती है। तो इसमें हम डेटा तो बिल्कुल सिंपल सा हमें दिया हुआ है, वैल्यूज पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। मैं फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूँ जो पहले से मैंने कॉपी किया हुआ है। तो पेमेंट जो की जा रही है वो है 750 कितने पेमेंट्स होंगी, ये होंगी 36 पेमेंट्स। तो S36 लिख देता हूँ। S36 इज़ इक्वल टू 750, हर 6 महीने बाद पेमेंट जा रही है, इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 8% था, एक बार फिर से देख लेते हैं, 8% ही है, जी हाँ 8% पर ईयर है, तो 0.08। लेकिन कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होगा कि क्योंकि ये कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो डिवाइडेड बाय 2 होगा, यहाँ पर पावर n मल्टीप्लाई बाय m या t मल्टीप्लाई बाय n, तो आपके पास 18 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 0.08 अपॉन 2, यानी कि
जैसे हम पहले सीख कर आए हैं, अगर ये कंपाउंडेड एनुअली ना हो, कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो, तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है उसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं। साल में 2 बार, सेमी एनुअली का मतलब साल में 2 बार कंपाउंडिंग होगी, तो इसलिए हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड किया और जितने भी साल थे उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 36 पेमेंट्स होंगी। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 0.08 डिवाइड बाई 2 मुझे मालूम है कि 0.04 होता है, तो सिंपल है। तो मैं इसे डायरेक्टली अपने कैलकुलेटर की स्क्रीन पर लिख देता हूँ। 750 मल्टीप्लाइड बाय एक फ्रैक्शन, एक ब्रैकेट 1.04, क्योंकि 0.08 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.04 होगा, उसमें 1 प्लस करेंगे तो 1.04 हो जाएगा और उसकी पावर हो जाएगी 36। 18 मल्टीप्लाई बाई 2 36 होता है, -1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 0.08 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.04 आ जाएगा और इसका आंसर आता है हमारे पास 58198.735 है, तो इसे 4 कह देते हैं। तो ये आंसर लिख लेते हैं 58198.74। तो ये उसे पेमेंट मिलेगी 18वें बर्थडे को। और पार्ट बी में वही पूछा गया कि कितना इंटरेस्ट इस पे अर्न किया उसने, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्नड ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्वेश्चन 3, 4 खैर दोनों का बी पार्ट हुई है। तो ये पार्ट ए हमने सॉल्व किया था, अब पार्ट बी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पेमेंट उसने कितनी की थी, उसको पैसे मिल कितने रहे हैं, उसको पैसे मिल रहे हैं 58,198.74 और उसने पेमेंट कितनी की थी, उसने पेमेंट की थी 750। कितने पेमेंट्स की थी उसने, 36 पेमेंट्स की थी, क्योंकि 18 साल में 36 मरतबा 6 महीने आएंगे, वरना मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 2 भी कर सकते हैं आप, एक ही बात है। तो इसे जब हम माइनस करते हैं तो ये आंसर आता है 31,198.74। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हमारा आंसर था पार्ट ए का और ये हमारा आंसर है पार्ट बी का। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया अ लोकल यूनिवर्सिटी इज़ प्लानिंग टू इन्वेस्ट 500,000 एवरी 3 मंथ, यानी पहले सेमी एनुअली था, अब 3 मंथ यानी क्वार्टरली आ गया, हर 3 महीने बाद, यानी साल में 4 बार, यानी कि क्वार्टरली है। और देखें इंटरेस्ट रेट भी कंपाउंडेड क्वार्टरली ही गिवन है। तो 500,000 यानी 5 लाख रुपए हर 3 महीने बाद हर क्वार्टर इन्वेस्टमेंट की जा रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली, और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो करंट क्वार्टर के एंड में की जाएगी, यानी वही एक पीरियड के बाद। तो कितना सम इन्वेस्टमेंट होगी 5 साल में और कितना इंटरेस्ट उस पर अर्न किया जाएगा, बिल्कुल सेम चीज़ पूछी गई है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ। हमने सीखा था जो भी हमारी फ्यूचर वैल्यू होती है एन्युटी की, वो बराबर होती है एन्युटी की पेमेंट इनटू, यानी एन्युटी पर ईयर पर मंथ जो भी आप पे कर रहे हैं, 1 प्लस 12% पर ईयर था, कंपाउंडेड क्वार्टरली था तो इसे डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा और 5 साल के लिए है, और मल्टीप्लाई बाय 4 इसलिए कर रहे हैं कि साल में 4 बार पेमेंट हो रही है। तो टोटल नंबर ऑफ़ पेमेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 हो जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था पावर हमेशा नंबर ऑफ़ पेमेंट्स होती है। अगर नंबर ऑफ़ पेमेंट्स पहले से दी हुई हैं तो कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ़ पेमेंट्स नहीं दी हुई तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ईयर्स को उसकी फ्रीक्वेंसी से, और यहाँ पर भी 4 से डिवाइड होगा यकीनन। तो इसे मैं स्क्रीन वाले कैलकुलेटर के बजाय अपने मेरे पास जो मैनुअल कैलकुलेटर मैं उसमें कर लेता हूँ, क्योंकि स्क्रीन वाले कैलकुलेटर में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये हमारे पास जो S20 यानी 20 पेमेंट्स का जो सम आ जाएगा वो आ रहा है मेरे पास 13,435,187.24। तो ये हमारे पास 20 पेमेंट्स का सम आया। इसमें कितना इंटरेस्ट अर्न किया, इसमें इंटरेस्ट ये अर्न किया होगा कि उसको 13,435,187.24 की रकम मिल रही है, जबकि उसने पेमेंट कितनी की है, सिर्फ उसने पेमेंट की है 500,000 कितनी मरतबा, 5 साल तक, और हर साल में 4 मरतबा। तो इसका आंसर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ डायरेक्टली। तो मेरे पास आंसर आया है 3,435,187.244।
इसका मतलब ये है कि 3 मिलियन का उसको प्रॉफिट हुआ है, यानी इंटरेस्ट हुआ है। उम्मीद है सवाल समझ आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया अ पर्सन वांट्स टू डिपॉजिट 10,100,000 per year for 6 years. If interest is earned at the rate of 10% per year, compounded नहीं कंपाउंडिंग तो नहीं दी हुई, डिपॉजिट बताइए 6 साल बाद कितना होगा। पार्ट ए में बोला गया 10,000 रुपये हर साल दिए जा रहे हैं और इंटरेस्ट भी एनुअली है। पार्ट बी में कहा गया 10,000 पूरे एक साल देने के बजाय हम हर 6 महीने में 5-5 हज़ार दे देते हैं। देखा जाए तो बात वही हो रही है कि आप साल में 10,000 दें, उससे बेहतर है हर 6 महीने बाद 5,000 रुपये देते हैं, और कंपाउंडेड इंटरेस्ट सेमी एनुअली हो रहा है। इसी तरह अगर आप साल में 4 यानी साल के 10,000 बनते हैं ना, तो आप हर 3 महीने बाद यानी हर क्वार्टर आप 2,500 रुपये दे दीजिएगा और कंपाउंडेड क्वार्टरली होगी। अब जो एक लेमैन है जिसने फाइनेंस नहीं पढ़ी होगी वो तो कहेगा एक ही बात है, ए हो बी हो या सी हो, बल्कि मेरे लिए तो ऑप्शन सी सबसे ज़्यादा आसान है। उसकी वजह ये है कि 2,500 3 महीने बाद देने बजाय इसके कि साल में एक बार 10,000 रुपये दूँ, एक बड़ी पेमेंट एक साथ दी जाए, उससे बेहतर है कि छोटी छोटी पेमेंट एक साथ दी जाए। लेकिन देखा जाए तो बैंक का भी इसमें फ़ायदा है, या जो डिपॉजिट करवा रहा है उसका फ़ायदा है, क्योंकि देखिए आपको मैंने पहले भी बताया था कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा बढ़ती है फ्यूचर वैल्यू उतनी ज़्यादा बड़ी होती है। तो इसकी कैलकुलेशन हम करके देखते हैं, ये यकीनन कैलकुलेशन से भी प्रूव हो जाएगा। और पूछा भी यही है कि बताइए तीनों पार्ट्स में जो है वो क्या क्या हमें प्रॉफिट होगा। तो पार्ट ए के लिए हम क्या करेंगे, पेमेंट कितनी है 10,000 की है, और 1 प्लस 0.10% है तो 0.1 हो जाएगा, और 6 साल के लिए तो पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1। ये हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो हम अभी बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। पहले मैं पार्ट बी की सिर्फ वैल्यूज पुट कर देता हूँ। 5,000 आप पर सेमी एनुअल यानी हर 6 महीने बाद दे दीजिए। 1 प्लस रेट वही 10% है लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो डिवाइडेड बाय 2 होगा, और पेमेंट भी 6 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 6 साल हर 6 महीने बाद पेमेंट हो रही है, तो टोटल 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 पेमेंट होंगी, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1/2। इसी तरह पार्ट सी में 2,500 1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि क्वार्टरली है तो डिवाइडेड बाय 4 होगा, और 6 साल में कितने क्वार्टर होते हैं 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें पता लग जाएगा आपको, डिवाइडेड बाय, और इंटरेस्ट रेट भी 0.1 डिवाइडेड बाय 4 होगा। तो इनके आंसर्स मैं बारी बारी कैलकुलेटर में निकालता हूँ। पहले का आंसर आ रहा है मेरे पास 77,156.1, दूसरे का आंसर आ रहा है 79,585.63, और तीसरे का आंसर आ रहा है 80,872.59। तो देखा आपने कि जैसे जैसे कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है आपकी फ्यूचर वैल्यू का अमाउंट उतना ही ज़्यादा होता जा रहा है। राइट जी, तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए तो बिल्कुल ही सेम है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, तो इसे हम आप पर छोड़ते हैं, आप इसे खुद कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन 5 की तरह ही है। 10 मिलियन है, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की जा रही है, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10 मिलियन को एक साथ ही वो एनुअल बेसिस पे करना है, 5 मिलियन को 6 महीने बाद कर लें, 2.5 मिलियन को क्वार्टरली कर लें, बात बिल्कुल वही हो रही है। 5 साल है, अगर ये 6 साल होते तो हम एन्युटी के फैक्टर्स जो पिछले सवाल में निकाले थे वही यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। खैर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 इनको देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप गौर करें, अब सवाल की सिचुएशन थोड़ी सी उलट हो गई है। कैसे उलट हो गई है, इसमें पूछा गया हाउ मच मनी मस्ट बी डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। देखिए ईच ईयर पर ईयर, हर साल कितने पैसे देने हैं। तो अब वो रेगुलर पेमेंट पूछ रहा है आपसे कि हमें कितनी पेमेंट हर साल जमा करवानी चाहिए। इफ़ द ऑब्जेक्टिव इज़ टू एक्यूमुलेट 100,000 एट 5th डिपॉजिट, यानी अब फ्यूचर वैल्यू दे दी कि 5 साल बाद 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। बताइए आज आप कितने पैसे जमा करना शुरू कर देंगे। यानी बाज़ वक़्त ऐसा होता है ना कि हमें फ्यूचर में कोई पेमेंट करनी होती है, कोई लोन लिया होता है या किसी को पैसे वापस करने होते हैं 5 साल बाद, और तो हम ये देखते हैं कि अगर जैसे रिटायरमेंट प्लान भी होते हैं बाज़ औक़ात के, अगर कोई हमारा एम्प्लॉई है, कंपनीज ऐसे करती हैं, अगर कोई हमारा एम्प्लॉई है वो मिसाल के तौर पर 20 साल बाद रिटायर हो जाएगा, और उसकी जो है वो पेमेंट हम जो पेंशन पेमेंट है या कुछ भी पेमेंट है वो कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं,
तो वो देखते हैं कि फ्यूचर में अगर हमें फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट के वक्त 5 लाख रुपए देने हैं तो आज हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हर साल की, कितनी फिक्स पेमेंट करते रहें, ताकि जब ये डिपॉजिट जब ये 20 साल बाद रिटायर होगा तो इसे 5 लाख रुपए या जो भी XYZ अमाउंट देना होगा। तो ये कैलकुलेशन प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा काम आती है। और इसी तरह अगली एक्सरसाइज जो 8.4 है उसमें तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी है। उसमें तो आप बहुत सारी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे, ख़ास तौर पर जो आप बैंक वगैरह में कार ले रहे होते हैं किस्तों पर, इंस्टॉलमेंट पर, तो उसमें भी यही सारे, लीजिंग जो होती है उसमें भी यही सारे फॉर्मूले यूज़ होते हैं। तो खैर हम सवाल की तरफ वापस चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कितने पैसे डिपॉजिट करने चाहिए, यानी आर पूछा गया है। मैं यहाँ डेटा बना लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आर पूछा गया है कितना होना चाहिए, और फिफ्थ डिपॉजिट यानी नंबर ऑफ डिपॉजिट्स कितने हैं 5, और फ्यूचर वैल्यू हमें मालूम है कि S5 यानी 5 साल का जो सम है वो 100,000 होना चाहिए, और इंटरेस्ट रेट है 15% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली। तो आई है हमारे पास 15% मीन्स 0.15। तो बिल्कुल सब कुछ तैयार है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं ज़रा। 1 लाख इज़ इक्वल टू, आर को आर ही रहने देंगे, ब्रैकेट 1 प्लस आई की जगह 0.15 और उसकी पावर हो जाएगी 5 साल के लिए तो 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.15। तो पहले इस ब्रैकेट को हम मैनुअली कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये क्या बनेगा। तो इसके लिए चलें कैलकुलेटर स्क्रीन वाला ही यूज़ कर लेते हैं। 1 प्लस 0.15 बनता है 1.15 और उसकी पावर होती है 5। उसे हम माइनस करते हैं 1 से, ये आंसर आ गया। इसे हम डिवाइड करेंगे 0.15 से, ये आंसर आ गया हमारी स्क्रीन पर। अब ये जो पूरा ब्रैकेट आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इसे दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो वो 1 लाख से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ 100,000 यानी 1000 के लिए मैं एक्सपोनेंट 3 यूज़ करता हूँ, डिवाइडेड बाय जो हमारा आंसर है। तो 14831.55 ये हमारी आ गई रेगुलर पेमेंट कि आपको पेमेंट कितनी हर साल जमा करवानी है। 14831.55 पर ईयर, अगर आप ये चाहते हैं कि 5 साल बाद आपको 1 लाख रुपए मिले। तो ये भी पूछा गया कि हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न, कि इसमें इंटरेस्ट कितना है। तो वो भी सिंपल है, आप देख लें आप कितनी पेमेंट कर रहे हैं और आपको कितने पैसे मिल रहे हैं। तो आपको जो पैसे मिल रहे हैं, ये पार्ट ए का आंसर है। पार्ट बी में आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 1 लाख रुपए, और आप पेमेंट कितनी जमा करा रहे हैं 14831.55 पर ईयर, कितने साल तक, 5 साल तक। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, और बहरहाल जो भी मल्टीप्लाई 5 करने के बाद जो माइनस कर दिया कैलकुलेटर में मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ। कैलकुलेटर में लिखूँगा 100,000 माइनस 14831.55 मल्टीप्लाई 5। ब्रैकेट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर को पता है पहले मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस करना है। तो आंसर आता है 25842.22, 25842.22, यानी कि 25,000 रुपये, ऑलमोस्ट 1/4 जो है वो इंटरेस्ट है। आपको सिर्फ तकरीबन 75,000 रुपये या 74,000 रुपये कुछ जमा करवाने। खैर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये था इंटरेस्ट और ये थी पेमेंट पर ईयर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया हाउ मच मनी मस्ट बी डिपॉजिटेड, तो बिल्कुल वही आर ही पूछा गया है। हाउ मच मनी मस्ट बी डिपॉजिटेड ईच ईयर, आर पूछा गया है, और 2.5 लाख रुपये होने चाहिए 10 साल बाद, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और वो एनुअली ही है। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्नड, ये भी पूछा गया। तो कर लेते हैं इसे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में थोड़े कम सवाल हैं तो हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, और इवन नंबर के तो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं आप किया करें, क्योंकि इसके आंसर बुक में नहीं होते तो हम आपके आंसर से मैच कर लिया करें। तो हमारे पास आर मालूम करना है, नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं हमारे पास 10, इंटरेस्ट रेट हमें गिवन है 10%। एक बार देख लेते हैं, 10% ही था जी हाँ, इंटरेस्ट रेट है 10% मीन 0.1, और फ्यूचर वैल्यू है S ऑफ 10 साल की सम जो हमें दी हुई है वो है 2,50,000 रुपये।
तो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। 250,000 इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 की पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1। इस ब्रैकेट को मैं कैलकुलेटर में पूरा सॉल्व कर लेता हूँ। तो आंसर हमारे पास अच्छा मैं 1500,000 से उसको डिवाइड भी कर देता हूँ, सॉरी 250,000 से। तो आंसर आया 15686.35। यहाँ मैं लिख देता हूँ R इज इक्वल टू 15686.35 पर ईयर। आपको पर ईयर इतने पैसे जमा करवाने चाहिए। पार्ट बी में पूछा गया कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो सिंपल, आपको 2,50,000 रुपये मिल रहे हैं और पेमेंट आप कितनी कर रहे हैं 15686.35 10 साल तक के लिए। मल्टीप्लाई बाय 10 होगा तो डेसिमल एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। तो 2,50,000 से जब हमने 156,863.5 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आता है 93,136.51। तो 93,000 का आपको प्रॉफिट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। राइट जी। तो क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। हाउ मच मनी मस्ट बी इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब क्वार्टर की बात हो रही है, यानी फ्रीक्वेंसी अब 4 हो जाएगी, m की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर आपको 15 लाख रुपए चाहिए 10 साल बाद और इंटरेस्ट रेट है 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, और पूछा भी गया कि इंटरेस्ट कितना अर्न होगा, तो सॉल्व करते हैं इसे हम। क्वेश्चन नंबर 9 मैं फॉर्मूला में डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देता हूँ कि हमें फ्यूचर वैल्यू गिवन है 15 लाख रुपए, इज इक्वल टू आर हमें मालूम करना है, और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 8%, तो 8% का मतलब 0.08 होता है, और कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा। टाइम पीरियड हमें ईयर्स में दिया हुआ है, नंबर ऑफ पेमेंट नहीं दी हुई, तो हम ईयर्स खुद निकालेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 4 या 4 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 10 साल है तो इसका मतलब 10 साल में 40 पेमेंट होगी। साल में 4 पेमेंट हो रही हैं तो 10 साल में 40 पेमेंट होंगी। माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.08 अपॉन 4। तो इस ब्रैकेट को मैं कैलकुलेटर में डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। पंद्रह लाख से आंसर को डिवाइड भी कर देते हैं, तो आंसर आया 24,833.627 पर क्वार्टर इनको इतनी पेमेंट देनी चाहिए। अब पार्ट बी में पूछा गया कि इंटरेस्ट कितना अर्न हुआ है, तो सिंपल 15 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं और आप पेमेंट कितनी कर रहे हैं 24,833.627 या 63 कर लें आप, मल्टीप्लाइड बाय कितने साल के लिए 10 साल के लिए, और हर साल में आप 4 पेमेंट कर रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई बाय 40 कर लें तो भी ठीक है। तो मैं इसे कैलकुलेटर में डायरेक्टली लिख लेता हूँ 1500,000 माइनस 24,833.627 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 4, तो आंसर आया 506,655.133। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट की पेमेंट आ गई कि हमें इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हाउ मच मनी मस्ट बी डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये भी क्वार्टर ही है, बिल्कुल सेम सवाल है, तो इसे मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इसे खुद कर लीजिएगा। ईच क्वार्टर है, 8 ईयर्स है, और फ्यूचर वैल्यू भी आपको गिवन है, 10% इंटरेस्ट रेट भी आपको गिवन है, तो उम्मीद है आप खुद कर लेंगे इसे। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 और 12, बस 2 सवाल रह गए इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया अ फैमिली वांट्स टू बिगिन सेविंग अ ट्रिप टू यूरोप, ठीक है, यूरोप जाना चाहते हैं। द ट्रिप इज़ प्लान्ड फॉर 3 years फ्रॉम नाउ, ठीक है, यानी पैसे 3 साल बाद चाहिए होंगे क्योंकि ट्रिप पे 3 साल बाद जा रहे हैं। एंड द फैमिली वांट्स टू एक्यूमुलेट 10,000 फॉर द ट्रिप, इसका मतलब 3 साल बाद आपको 10,000 रुपये चाहिए। लुबे लुबाब ये है कि 3 साल बाद फ्यूचर वैल्यू 10,000 होनी चाहिए। एंड इफ़ 12 डिपॉजिट्स आर मेड क्वार्टरली, ठीक है, 3 साल में 12 क्वार्टर ही होते हैं, अंडरस्टूड है। तो इंटरेस्ट रेट भी हमें दिया हुआ है 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। हाउ मच डिपॉजिट शुड बी इक्वल, यानी ईच डिपॉजिट किसके इक्वल होना चाहिए और इंटरेस्ट कितना अर्न होगा। देखा जाए तो बिल्कुल सेम सवाल है, लेकिन बस घुमा फिरा कर पूछा गया। तो इसका पहले डेटा बना लेते हैं। हमें आर मालूम करना है, इंटरेस्ट रेट हमें गिवन है 8%, तो 0.08 लिख देता हूँ मैं। कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो इनकी जगह 4 लिख देता हूँ। और फ्यूचर वैल्यू हमें पता है एस ऑफ कितने 12 पेमेंट है तो S12 लिख देता हूँ मैं, क्योंकि 12 पेमेंट्स का सम 10,000 रुपये होना चाहिए। और बाकी तो सब कुछ है, हमें सिर्फ आर निकालना है। एन चाहिए। एन कितने साल के लिए है? 3 साल के लिए। टी भी कह सकते हैं एन के बजाय, क्योंकि टाइम पीरियड 3 है, क्योंकि एनविटी के फॉर्मूले में एन का मतलब नंबर ऑफ पेमेंट होता है, तो हम इसे टी कर लेते हैं। खैर आपको इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए, सिंबल से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो एस एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास आर इंटू 1 + I/m पावर टी मल्टीप्लाई बाय m -1 डिवाइडेड बाय I/m, ठीक है। कॉपी किया हुआ था लेकिन मैं भूल गया, तो इसलिए मैंने खुद ही लिख लिया सारा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एस एन हमारे पास है 10,000, आर हमें नहीं मालूम, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.08 और ये डिवाइड होगा 4 से क्योंकि क्वार्टरली है, और 3 साल मल्टीप्लाई बाय 4। वैसे सवाल में दिया हुआ था 12 पेमेंट है, आप डायरेक्ट 12 भी लिख सकते थे, डिवाइडेड बाय 0.08/4। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर में मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ इस ब्रैकेट को पूरा एक साथ। अच्छा, अब हम 10,000 से उस आंसर को डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर आता है 745.60 745.60 पर क्वार्टर। उनको हर 4 महीने बाद इतनी पेमेंट जमा करानी चाहिए। और इंटरेस्ट कितना अर्न होगा? सिंपल, ये तो 10,000 रुपये आपको मिल रहे हैं और पेमेंट आपने कितनी की है? 745.60 कितनी बार? 12 बार, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें तब भी ठीक है। तो इसका आंसर आता है 10,000 माइनस 745.60 मल्टीप्लाई 12, तो आंसर आया 1052.85। आपको इतना इंटरेस्ट मिला है। क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं, आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का। A major city wants to establish a sinking fund to pay off debt of 75 million। सिंकिंग फंड बेसिकली यही होता है कि आप अभी से एक फ़ंड क्रिएट कर लें, उसमें हर साल पैसे जमा कर लें, ताकि जिस वक्त आप पैसे देने की बारी आए उस वक्त आपके पास से पहले पैसे से मौजूद हो। ऐसे ना हो कि जब पेमेंट देनी है फिर सोचें आप कहाँ से पैसे लाएंगे। तो एक सिंकिंग फ़ंड बनाना चाहते हैं 75 मिलियन के डेट के लिए। इसका मतलब ये है कि जो कर्ज़ा है वो 75 मिलियन का है और ड्यू इन 8 years, 8 साल बाद उनको वो कर्ज चुकाना है, यानी 8 साल बाद उनको 75 मिलियन चाहिए। फ्यूचर वैल्यू भी आ गई, टाइम पीरियड भी आ गया। सिटी कैन अर्न इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है जी। द फर्स्ट डिपॉजिट हर 6 महीने बाद होगा और सेमी एनुअल डिपॉजिट बताइए कितना होना चाहिए। आर की वैल्यू पूछी है और ये भी पूछा गया कि कितना इंटरेस्ट होगा, और सेमी एनुअल है तो फ्रीक्वेंसी पे ध्यान रखना पड़ेगा। खैर सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 12, हमें आर मालूम करना है कि कितनी पेमेंट होनी चाहिए, और एस भी हमें गिवन है कितनी क्वांटिटी, खैर सब्सक्रिप्ट नहीं लिखना मैं, कितना समय हमारे पास 75 मिलियन। 75 मिलियन पूरा लिख दें या 75 के बाद एम लिख दें, एक ही बात है। 75 मिलियन और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो I इज़ इक्वल टू 0.1 और कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो M इज़ इक्वल टू 2 लिख देता हूँ अभी से ताकि याद रहे। और टाइम पीरियड हमारे पास 8 years है
तो t इज इक्वल टू 8 लिख देता हूँ। n अगर लिखना चाहूँ तो वो 16 लिख दूंगा। तो बाकी सब कुछ है, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं ज़रा। 75 मिलियन एंड ए फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू रेगुलर पेमेंट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% डिवाइडेड बाई 2 और पावर हो जाएगी 8 मल्टीप्लाई बाई 2 क्योंकि 16 पेमेंट बनती हैं, -1 डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 2 और इस ब्रैकेट को मैं कैलकुलेटर में डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ। और 75 मिलियन से डिवाइड भी कर लेता हूँ इस आंसर को, तो आंसर आया मेरे पास 3170243.1 पर 6 मंथ या सेमी एनुअली, चलें सेमी एनुअली। अच्छा जी, उसके बाद इंटरेस्ट पूछा गया कितना अर्न होगा, तो इंटरेस्ट सीधी सी बात है, आपको 75 मिलियन मिलेंगे और आप कितने पैसे दे रहे हैं, 3170 यानी 3.17 मिलियन दे रहे हैं आप। कितने अरसे के लिए, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 16 पेमेंट आप कर रहे हैं। तो इसका आंसर आ रहा है 24276,110। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। 75 मिलियन पे आपको 24 मिलियन का तो सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी आपने पेमेंट बहुत ज़्यादा क्योंकि अरसा बहुत ज़्यादा है और पेमेंट भी बहुत बड़ी है, जितनी ज़्यादा पेमेंट होती है उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो इसी के साथ ही हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का ये आज की वीडियो ख़त्म हुई। अगली जो हमारी 8.4 सेक्शन की वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी पर डिस्कशन करेंगे। तो बहुत बहुत